नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम हरियाणा करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर के करंट अफेयर्स में नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, यानी 4th वीक ऑफ दिसंबर 2020, जिसमें हम कवर करेंगे 22 ऑफ दिसंबर से 31 ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। पर इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 22 ऑफ दिसंबर। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, यानी राष्ट्रीय गणित दिवस। और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर रामानुजन, जो कि अपने टाइम के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन। अब नेक्स्ट डेट की अगर बात करें तो 23 ऑफ दिसंबर। 23 ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं किसान दिवस, या फिर कहिए नेशनल फार्मर्स डे। नेक्स्ट ऑन द लाइन इज 24 ऑफ दिसंबर। 24 ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर्स डे, या फिर कहिए कि उपभोक्ता दिवस। और ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इसी दिन हमने नेशनल कंज्यूमर एक्ट ऑफ 2005 सेलिब्रेट किया था। तो इसी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल कंज्यूमर डे। एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज 25 ऑफ दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, और इसके साथ साथ हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं विद द करंट अफेयर्स। हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अगर आप पहले 3 वीक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के बारे में सही हैं। चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी ब्लॉक्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इस पॉलिसी के अंडर हरियाणा स्टेट को 4 कैटेगरी ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि HEEP पॉलिसी के अंडर हरियाणा को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, जो कि है कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C एंड कैटेगरी D। और ये जो कैटेगरीज हैं ये सोली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेसिस पर है, यानी जो A कैटेगरी होगी वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होगा, और जो D कैटेगरी होगी वो इंडस्ट्रियली मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स होंगे, राइट। ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि द पॉलिसी ऑफर्स अट्रैक्टिव फिस्कल इंसेंटिव्स टू लार्ज मेगा एंड अल्ट्रा मेगा एंटरप्राइजेस, यानी जो हमारी पॉलिसी है वो लार्ज और मेगा एंटरप्राइजेस को काफी अट्रैक्टिव फिस्कल इंसेंटिव्स ऑफर करती है। इंसेंटिव्स यानी जो पैसे बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं, यानी इसमें टैक्स रिबेट्स हैं और लेबर लॉज एग्जेम्पशंस हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट कहती है कि इस पॉलिसी के अंडर हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोविजंस भी किए गए हैं। जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वही तीनों ही स्टेटमेंट्स HEEP पॉलिसी के अंडर बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए इस पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस पॉलिसी के अगर हम टारगेट्स की बात करें, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसके टारगेट्स हैं कि हमें 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, और इसके साथ साथ हमें 5 लाख जॉब्स जनरेट करनी है, और ये टारगेट पूरा होना चाहिए विद इन 5 years, राइट।
और इस HEEP पॉलिसी 2020 का एम क्या है? इसका एम है हमें ऐसा स्टेट एस्टैब्लिश करना है जो कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव भी हो और फेवरेबल भी हो। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारा टारगेट है वही ऑब्जेक्टिव है कि हमें 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है और 5 लाख जॉब्स जनरेट करनी है विद इन 5 ईयर्स। और इस पॉलिसी के अंडर हमारे जो स्टेट है उसे डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी ब्लॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले ए कैटेगरी ब्लॉक्स, जिसमें होंगे वो एरियाज जो कि इंडस्ट्री वाइज और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, जैसे कि मानेसर, जैसे कि गुड़गांव एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज बी कैटेगरी ब्लॉक्स, जिसमें वो एरियाज होंगे जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंटरमीडिएट लेवल की है। एंड नेक्स्ट इज सी कैटेगरी ब्लॉक्स, जो कि इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं। और डी कैटेगरी जो है वो सबसे वर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें वो एरियाज हैं जो कि इंडस्ट्रियली मोस्ट बैकवर्ड एरियाज हैं। इसलिए डी कैटेगरी ब्लॉक्स के लिए ग्रेडेड इंसेंटिव्स का प्रोविजन किया गया है कि जो इंसेंटिव्स, ग्रेडेड इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स देना। यानी गवर्नमेंट जो है वो एक कैटेगरी के लिए सबसे कम इंसेंटिव्स देगी, बी कैटेगरी के लिए उससे ज्यादा, सी में उससे ज्यादा और डी के लिए सबसे ज्यादा। यानी डी कैटेगरी ब्लॉक्स के जो एरियाज हैं उन्हें गवर्नमेंट का मैक्सिमम सपोर्ट अवेलेबल होगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस कर सके या मिनिमाइज कर सके, राइट। और इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एमएसएमई और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए ही प्रोविजंस किए गए हैं। स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है एमएसएमई सेक्टर को और एमएसएमई की बिजनेस ग्रोथ को। पर इसके साथ साथ इस पॉलिसी में जो मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया है। उनको बढ़ावा दिया है कैसे? उन्हें लेबर लॉस से रिबेट देकर, यानी अगले 3 सालों तक जो अल्ट्रा मेगा और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लेबर लॉस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 तो मानना ही होगा। दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन। और ये जो एग्जेम्पशंस है वो एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है, बल्कि इन एक्सेप्शंस पे कुछ कंडीशंस लगाई हैं जिन्हें इन्हें फुलफिल करना जरूरी है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस के सपोर्ट में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोविजंस भी किए गए हैं, ताकि यूथ को उनके डोर स्टेप पे, यानी उनके एरिया जहां वो रहते हैं वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उन्हें माइग्रेट ना करना पड़े। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना को भी इस पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, जो ये चीज है कि हम जो रूरल एरियाज में जाकर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू रर्बन मिशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि आप रूरल एरियाज में ही अगर अर्बन एमिनिटीज प्रोवाइड कर देंगे तो इससे हमारी जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, राइट। तो ये जो स्टेप है वो रर्बन मिशन को सपोर्ट करता है। दिस इज इन लाइन ऑफ व्हाट एपीजे एनविसाज वे बिफोर इन रर्बन मिशन, राइट। So coming to the next question, it reads, what percentage area of industrial estates will be reserved as residential area for labor housing? यानी हाल में ही जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कितना प्रतिशत एरिया रेजिडेंशियल एरिया फॉर लेबर हाउसिंग के लिए रिजर्व करना जरूरी है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10%। यानी अब जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होंगी उसमें लेबर के लिए 10% एरिया रिजर्व करना होगा, ताकि लेबर के लिए रेजिडेंस का प्रबंध हो सके,
राइट। और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ही नहीं, बल्कि जो पंचायत लैंड्स हैं वहां पर भी 10% एरिया लेबर्स को लीज पर देना होगा, राइट। इन दोनों से ही क्या होगा, इन दोनों से ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हरियाणा डिप्टी सीएम ने ये अनाउंसमेंट की थी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का 10% एरिया रेजिडेंशियल एरिया फॉर लेबर हाउसिंग के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे हमारा वही टारगेट जो हमने पहले डिस्कस किया था HEEP पॉलिसी का, कि 5 लाख जॉब जनरेट करना प्लस 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना इन द नेक्स्ट 5 years. So it says at least 10% area of industrial estates will be reserved as residential area for labor housing, and to promote industrial activity in rural areas, the panchayat land will be made available on lease with the consent of villagers. बस इसमें एडेड क्लॉज क्या है पंचायत लैंड में, कि ये जो एरिया है वो लीज पर दिया जाएगा विद द परमिशन ऑफ विलेजर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल में ही हरियाणा योग काउंसिल का नाम बदलकर इनमें से क्या कर दिया गया है। और अब हरियाणा योग काउंसिल का नाम बदलकर कर दिया गया है हरियाणा योग आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी सिटीज के लिए हाल में ही न्यू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई है। ऑप्शन है सोहना जो कि खुद गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है, बहादुरगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, देन मानेसर एंड धारूहेड़ा, मानेसर भी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही है। और इसका सही जवाब है मानेसर, राइट। और मानेसर फॉल करती है एनसीआर रीजन में। देखिए किसी भी सिटी का अगर आपको एमसी बनाना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि वहां पॉपुलेशन कम से कम 3 लाख की होनी चाहिए। इसलिए जो मानेसर के एडजॉइनिंग विलेजेस हैं 29 विलेजेस, उनको भी मानेसर के अंडर कर दिया है, जिसकी वजह से अब मानेसर की जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 3 लाख। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हरियाणा में टोटल म्यूनिसिपैलिटीज 87 है, और इन 87 में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, और बची हुई 58 म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, राइट। और अगर हम मानेसर की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल हब है जो कि एनसीआर रीजन ऑफ दिल्ली में फॉल करता है। और मानेसर जो है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। देखिए जो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है दादरी को नवी मुंबई से। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये दादरी है, ये दादरी हरियाणा वाली चरखी दादरी नहीं है, बल्कि ये दादरी यूपी का जो नोएडा है वहां पर फॉल करता है। नोएडा का दूसरा नाम गौतम बुद्ध नगर भी है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना अगर नोएडा की जगह कहीं पर गौतम बुद्ध नगर लिखा हुआ हो। तो दादरी से लेकर नवी मुंबई तक ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और ये फॉल करता है अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा में कहाँ से होकर निकलता है, ये गुड़गांव में मानेसर, मानेसर के बाद रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद नारनौल, और नारनौल से ये निकलता है राजस्थान की तरफ। तो हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंडर फॉल करते हैं, सबसे पहले गुड़गांव, और उसके बाद रेवाड़ी, एंड तीसरा महेंद्रगढ़। यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड। नेशनल कंज्यूमर डे या राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये हम शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं, और इसका सही जवाब है 24 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ पास हुआ था नेशनल कंज्यूमर एक्ट ऑफ 2005, जिसकी
हम एनिवर्सरी बनाते हैं एवरी ईयर एज नेशनल कंज्यूमर डे। हाल में जो हमारे हरियाणा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट था, उसने नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी उपभोक्ताओं को उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अवगत कराना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रीड्स एज, इन ऑर्डर टू ऑगमेंट the financial resources of gram panchayats, the Haryana government has decided to levy panchayat tax on the consumption of electricity at which of the following rates। यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत के फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पर पंचायत टैक्स लगाया है। आपको बताना है कि ये टैक्स किस रेट पर लगाया गया है, 2%, 1.5%, 5% या फिर 1%। इसका सही जवाब है 2%। यानी अब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पर 2% पंचायत टैक्स लगेगा और ये उन पर लगेगा जो उस बाउंड्री में फॉल करते हैं। यानी मान लीजिए यहां पर कोई विलेज है ए, तो क्योंकि ए विलेज की ग्राम पंचायत के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो जो यहाँ की लोग होंगे उन्हीं पर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जो कि होगा पंचायत टैक्स, और वो होगा जो भी इनका बिल होगा प्लस 2%, राइट। और इस टैक्स की एक एग्जेम्पशन भी है कि एग्रीकल्चर पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उस इलेक्ट्रिसिटी पर ये टैक्स नहीं लगेगा। और खट्टर जी ने ये भी कहा है कि द मूव वुड गार्नर एन एडिशनल 100 to 125 crore annually for the panchayats which then can be used in their development work। तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस मूव से 100 to 125 करोड़ एनुअली कलेक्ट हो जाएंगे ग्राम पंचायत की वेलफेयर के लिए। और जो ये 2% पंचायत टैक्स है ये पावर बिल्स पे लगेगा फॉर दोज कंज्यूमर्स हु फॉल विद इन द लिमिट्स ऑफ रूरल बॉडीज इन दी स्टेट। और ये किस किस पर अप्लाई नहीं होगा, देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स पर अप्लाई नहीं होने वाला है जो उस ग्राम पंचायत की लिमिट्स में फॉल करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है उस कंजम्पशन के लिए देयर विल बी नो पंचायत टैक्स। बट इसके साथ साथ ये उस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर भी अप्लाई नहीं होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंज्यूम होगी। एट द सेम टाइम अगर रेलवेज की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे भी ये टैक्स नहीं लगेगा। तो ये है पंचायत टैक्स की एग्जेम्पशंस। और इसे कलेक्ट कौन करेगा? ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा। और ये उसी मैनर में कलेक्ट किया जाएगा जिस मैनर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को पे की जाती है। और इससे जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो सब कंसर्न ग्राम पंचायत को रेमिट कर दिया जाएगा और पास ऑन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने मटर के डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की है जो कि है HFP 1428। देखिए मोस्टली अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने जेनेटिकली मॉडिफाइड पी बनाया है या फिर कुछ भी बनाया फॉर दैट मैटर, और आपको इसका जवाब नहीं पता, तो आप इसका आंसर हमेशा HAU यूनिवर्सिटी ही लगाना, क्योंकि यही हरियाणा का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च करता है। तो इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, राइट। बट आप बाकी इंस्टीट्यूट्स जो हैं, बाकी ऑप्शंस देख लेना ताकि आपको कम से कम ये याद हो जाए कि ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर हैं। जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये करनाल में है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी करनाल में है, और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ये है हिसार में, राइट। चलिए इस पी वेराइटी की बात कर लेते हैं। इसे डेवलप किया है पल्सेस सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स और
प्लांट ब्रीडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज ने। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट किस में है? ये डिपार्टमेंट फॉल कर रहे हैं HAU में, राइट। इस वैरायटी की स्पेशलिटी क्या है? इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, यानी इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, दैट इज अबाउट 123 डेज ओनली। सेकेंडली, ये जो वेराइटी है वो ड्वार्फ वेराइटी है, जिसमें ग्रीन लीफलेट्स होते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं। इसके जो ग्रेन है वो येलो वाइट कलर्ड मीडियम साइज के हैं, स्लाइटली रिंकल्ड एंड लाइट सिलेंड्रिकल, जो कि बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है, राइट। और ये वैरायटी जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट भी है, यानी इस वैरायटी में ये सब बीमारियां नहीं लगती, जैसे वाइट चूर्नी, एस्कोसिटा ब्लाइट या फिर रूट रोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ईयर हैज बीन सेलिब्रेटेड एज सुशासन संकल्प वर्ष? देखिए 25 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया सुशासन दिवस, राइट। 2020 में हमने ये जो अनाउंसमेंट थी ये हरियाणा के CM की थी कि 2020 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ ईयर ऑफ सुशासन संकल्प वर्ष, और 2021 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज सुशासन परिणाम वर्ष। यानी 2020 में हमने संकल्प लिया कि हम जो अपनी गवर्नेंस है उसे अच्छा करेंगे, राइट। और 2021 जो है इसमें हम अपने जो परिणाम है यानी रिजल्ट्स हैं उन्हें आंकन करेंगे कि हमने जो गवर्नेंस की वो कितनी गुड है या फिर कितना सुशासन हम कर पाए। सो 2020 वो सेलिब्रेटेड एज सुशासन संकल्प वर्ष, और 2021 विल बी सेलिब्रेटेड एज सुशासन परिणाम वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2020। प्लीज आप ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क करना। अगर आपसे पूछा जाए संकल्प वर्ष कौन सा है तो आप मार्क करेंगे 2020। अगर पूछा जाए सुशासन परिणाम वर्ष कौन सा है तो आपका जवाब होगा ईयर 2021, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है यानी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, उसमें कितने क्रॉप्स कवर किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इन टोटल 20 क्रॉप्स इस स्कीम में कवर किए जाएंगे। और वो 20 क्रॉप्स कौन से हैं? वो 20 क्रॉप्स हैं जिसमें 14 वेजिटेबल्स, 2 स्पाइसेस और 4 फ्रूट्स कवर्ड है। देखिए 14 वेजिटेबल्स याद करना डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट आप 2 स्पाइसेस और 4 फ्रूट्स ये याद रख सकते हैं। अगर आपको ये भी याद होंगे और आपसे अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप इसे वाया एलिमिनेशन सॉल्व कर पाएंगे। इसे जो सबसे कम होता है ना उसे आप हमेशा याद करने की कोशिश करें। यानी आप इसमें अगर कुछ भी नहीं तो आप इसमें 2 स्पाइसेस याद रख लीजिए, जिससे आप एटलीस्ट कुछ तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पाए, राइट। और इस स्कीम के अंडर द लॉसेस ड्यू टू एडवर्स वेदर एंड नेचुरल कैलेमिटीज इन द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स विल बी कंपनसेटेड, राइट। और इसमें अमाउंट कितनी दी जाएगी? वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के लिए पर एकड़ 30,000 रुपीज दिए जाएंगे, और फ्रूट्स की अगर बात करें तो पर एकड़ 40,000 रुपीज दिए जाएंगे। और इसमें फार्मर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर विल बी ओनली 2.5% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पायल छाबड़ा हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द कमांड ऑफ कैप्टन इन इंडियन आर्मी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? यानी डॉक्टर पायल छाबड़ा जो कि हाल में ही इंडियन आर्मी में कैप्टन की कमांड जिन्हें दी गई है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? और वो बिलोंग करती हैं कैथल से, और जो डॉक्टर पायल छाबड़ा है वो एज ए सर्जन इंडियन आर्मी में सर्व करने वाली हैं। इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।